हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इतिहास से संबंधित होगा। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उन सभी पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है प्राचीन इतिहास से जो है पहला टॉपिक से ही जो है क्लास जो है आपका कंटिन्यू रहेगा। अगर हम बात करें जो आप लोग का सिलेबस में है, उसमें अगर हम बात करें तो जो टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं उसमें आपका 4 सेक्शन इसमें आता है। आपका एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में भी पढ़ना है जो कि जो मॉडर्न टॉपिक है, आधुनिक चीजें हैं, उन टॉपिक को पढ़ना है। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर देखिएगा तो इसमें बहुत सारे सब टॉपिक है जो एक एक करके हम लोग प्रागैतिहासिक काल से जो है अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं वो भी आप लोग के सिलेबस में शामिल किया गया है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर जितनी भी घटनाएं घटी प्राचीन भारत में, उन सभी को हम लोग कालक्रम के अनुसार डिस्कस करते हैं। इतिहास को समझना है तो उसको समय के अनुसार सारे टॉपिक को समझना होगा, जिससे कि जो एग्जाम में अगर प्रश्न आता भी है तो हम उसको आसानी से उत्तर दे सके। इतिहास जितना ज्यादा समझना है उससे ज्यादा आपको रटने की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चीजें अगर आपको याद नहीं रहेगी, चाहे वो फैक्ट हो, चाहे कोई ईस्वी सन हो या फिर कोई शासक हो, तो उनके बारे में अगर याद नहीं रहेगा तो आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इसमें हम लोग को बारंबार रिवीजन करना भी पड़ता है। एग्जाम तक आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके टॉपिक को रिवीजन कीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाकर, शॉर्ट नोट्स तो हम लोग देते ही हैं, आप भी उसमें अपना की नोट्स बनाइए, पॉइंट को और सब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले किन्हीं का अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ओके, हम लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं। और इसमें हम लोग जो पहला सेक्शन है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके अंतर्गत जो है परिचय और प्राचीन भारत के इतिहास के जो जानने के स्रोत हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग, जैसा कि आपको पता होगा, इतिहास को समझने के लिए जो इतिहासकार हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें कि पहला हम लोग प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास को 3 कैटेगरी में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला जो है कैटेगरी प्रागैतिहासिक काल, दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल, जो कि महाजनपद काल से, जो 16 महाजनपद हैं वहां से प्रारंभ होता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव सभ्यता जो जैसे जैसे विकसित होती है, और हड़प्पा जो सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वही आता है। आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत 2 सेक्शन आते हैं, एक हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसको हम लोग कहते हैं, और वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल सारे चीज डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग उसमें 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद मौर्य वंश का प्रारंभ होता है, जो एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से इसमें इतिहास के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे, और इतिहास को जानने के जो विभिन्न स्रोत हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इतिहास का मीनिंग समझें, इतिहास मतलब कि जो बीत चुका है या फिर ऐसा ही हुआ होगा, मतलब कि जो घटनाएं घट चुकी है। इतिहास जो घट चुकी घटनाएं हैं उसका विवरण है। समय के अनुसार जिन चीजों को, जो घटनाएं घट चुकी है
उनके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को इतिहास कहते हैं। अब देखिएगा तो इतिहास को समझने के लिए इतिहासकारों ने बहुत सारे कार्य किए कि इतिहास को आसानी से समझा कैसे जाए। अब बोलिए सर इतिहास जानना क्यों जरूरी है, पहले क्या हो चुका है। हमें बोला जाता है कि जब हम टेंशन में रहते तो पुरानी बातें बीत जाए, भूल जाइए। देखिए इतिहास जो होता है एक जननी है। अब देखिएगा कोई भी क्षेत्र में जाइए, हर क्षेत्र का जननी इतिहास ही होता है। अगर आप साइंस के भी कैंडिडेट होंगे तो बल्ब का आविष्कार कब हुआ, उसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मोबाइल टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग है उसके बारे में इतिहास से ही जानते हैं। अगर कल्पना कीजिए अगर इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, आज जो भी हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी में काम करते हैं वो हमारे लिए इतिहास से ही उसके महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। कला संस्कृति में ही बात करें, साहित्य में ही बात करें, मैथमेटिक्स में, खगोल में, हर चीज का जननी स्रोत जो है वो इतिहास ही है। इसीलिए इतिहास जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। इसके अलावा जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, रीति रिवाज है, इतिहास के माध्यम से ही जो है आगे वो बढ़ने का काम करती है। संस्कृति, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, शासन की व्यवस्थाएं हैं, पहले जो राजशाही तंत्र होता थे, राजा जो शासन करते थे उनके वही सर्वे सर्वा होते थे, अपनी जनता का देखभाल भलाई के काम वही करते थे, लेकिन उतनी ज्यादा उपयुक्त वो नहीं है। आज उसी की जगह पर हम लोग क्या गणतंत्र, लोकतंत्र के आधार पर जीवन जी रहे हैं। जनता ही अपने शासक को चुनती है और वही शासक जो है जनता के लिए काम करते हैं। तो धीरे धीरे स्थितियां बदल रही है और ये तभी हमें पता चल पाया जब हम इतिहास के बारे में जान रहे थे। क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि हर एक शासक, हर एक राजतंत्र में वो क्रूर ही थे या फिर वो निर्गुण थे, लेकिन सबसे बेहतर लोकतंत्र ही देखा जाता है जो आज दुनिया के अधिकतर देशों में देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इसीलिए इतिहास जो है जानना जरूरी है। इतिहासकारों ने इतिहास को जानने के लिए एक डेट टाइमलाइन फिक्स किया ईसा मसीह के जन्म को, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं अंग्रेजी कैलेंडर ईयर के अनुसार हम लोग चलते हैं। हमारे यहाँ भी देखिएगा तो सक्सनवंत और बहुत सारे अन्य कैलेंडर जो है प्रारंभ किए गए। अभी जो यूनिवर्सल जो चल रहा है आपका अंग्रेजी कैलेंडर ईयर चल रहा है, जिसमें ईसा मसीह के जन्म को 0 माना गया और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हुई और उसको दर्शाने के लिए जो लिखा जाता है बीसी लिखा जाता है, या फिर हिंदी में ईसा पूर्व की घटनाएं लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं 600 ईसा पूर्व, 600 बीसी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 600, और ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटनाएं को हम लोग एडी लिखते हैं या फिर ईस्वी लिखते हैं। जैसे कि आज हम लोग बोल रहे हैं 2025, तो मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर अभी तक 2025 में हम लोग जी रहे हैं। क्लियर है। तो इतिहास को समझने के लिए डेट के अनुसार जो है यूनिवर्सल डेट बनाया गया, जो कि हर जगह देखिएगा तो लागू रहता है। अगर हम लोग यहां पर बोलते हैं कि जो आज से सिंधु घाटी सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता, तो 1500 बीसी, मतलब कि आज से अगर जोड़ दीजिएगा, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, और आज से अगर जोड़ दीजिएगा तो 2025 इसमें और जोड़ दीजिए, तो टोटल हमको पता चल जाएगा कि आज के अनुसार क्या है। 350 साल पहले, 3500 साल पहले, ये स्थिति को दर्शाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैसा कि हमने बताया इतिहास का मीनिंग क्या है, निश्चित रूप से या फिर ऐसी घटनाएं जो घट चुकी है उसको हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि जो इतिहास है, इतिहास को हमें जानना है, समझना है उसको। आज ना हर चीज का जो भी घटनाएं घटती है, पल पल की घटनाएं हमें इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल पर, पुस्तकों के माध्यम से हर घटनाएं के बारे में हम लोग जान सकते हैं। आज से हजारों साल पहले तो ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, और क्रमबद्ध तरीके से इतिहास भी साहित्य में भी नहीं लिखा जाता था। तो इसीलिए इतिहासकारों ने इसके लिए बहुत सारे काम किए, हर चीज का रिसोर्सेस को जुटाएं, विभिन्न स्रोतों को जुटाएं और इतिहास लिखना प्रारंभ किया। जैसे कि रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो इतिहासकारों ने जो, जैसे कि बहुत सारे उसमें साहित्य लिखे गए थे, पुस्तकें लिखी गई थी, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से नहीं थे। तो उन क्रमबद्ध तरीके का से उसको करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे ऐसे भी शासक हुए या फिर उनके द्वारा जो कार्य किए गए जिसके बारे में लिखित कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसके लिए पुरातात्विक विभाग उन स्थलों की खुदाई किया, या फिर बहुत सारे ऐसे
खुदाई वगैरह होने से पता चल गया कि यहाँ पर तो एक सभ्यता थी, यहाँ पर तो एक शासन करता था, यहाँ पर तो लोग बहुत सालों पहले निवास करते थे, एक समृद्ध व्यवस्था थी वहां पर, समृद्ध सभ्यता थी वहां पर, तो उसके बारे में पता चल गया, जिसको पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया। इसके अलावा भी कुछ और साहित्य जुटाए गए, जैसे विदेशों में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में भ्रमण करने के लिए आए, तो उन्होंने यहाँ की जो व्यवस्था थी, शासक थे, सभ्यता थी, कल्चर थी, खान पान, रहन सहन, हर चीजों के बारे में अपने यहाँ के जो पुस्तक उन्होंने लिखा उसमें उसका वर्णन किया, तो उससे भी इतिहास को क्रमबद्ध करने का काम किया गया इतिहासकारों के द्वारा। तो यही 3 प्रमुख स्रोत हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए, भारतीय प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा जो है वो विदेशी यात्रियों के विवरण है, जिसके आधार पर हम लोग भारत के इतिहास को, प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। अब इसी में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, ये 100% है आपका। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं साहित्यिक स्रोत, जो लिटरेसी सोर्सेस हैं, जो विभिन्न पुस्तकें लिखी गई प्राचीन काल में। जैसे कि आपने रामायण सुना होगा, महाभारत सुना होगा, वेद सुने होंगे, जो स्मृति, जो मनुस्मृति सुने होंगे, अर्णक्य बहुत सारे सुने होंगे, उपनिषद के बारे में सुना होगा, तो ये सब जो है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया। तो इसीलिए देखिएगा तो जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है आपका जो रिलीजियस बुक्स, मतलब कि किसी धर्म विशेष से। आज से भारत में प्राचीन काल में आपको पता होगा कि सबसे पुरानी जो धर्म या फिर जो संप्रदाय है, सॉरी संप्रदाय तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो है आपका हिंदू धर्म, जो पहले सनातनी, और आज भी उसको सनातनी धर्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर आपका अन्य धर्मों का विकास हुआ। सबसे प्राचीनतम धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो सनातनी और हिंदू धर्म कहा जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो धार्मिक पुस्तकें हैं उससे भी पता चलता है, और इसमें 3 प्रमुख पुस्तकें आती है जो सनातनी या हिंदू धर्म या फिर ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में प्रचलित है। वो पहला है। दूसरा जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा भी प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए बहुत सारे जो हैं नॉन रिलीजियस बुक, मतलब कि वैसे पुस्तकें जो कि धर्म विशेष नहीं है, लेकिन बहुत सारी जानकारियां हमें प्रदान करते हैं तत्कालीन प्राचीन भारत के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा चाणक्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, राजतरंगिणी, संगम साहित्य, ये सब जो है आपका नॉन रिलीजियस बुक है, जिससे उस समय प्राचीन भारत की जो स्थिति है, वहां के शासक है, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, उन सब के बारे में हमें पता चलता है। तो एक एक करके अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग धार्मिक साहित्य जो है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहला प्रमुख है वो है वेद। वेद मतलब होता है ज्ञान का भंडार, जहां से हमें ज्ञान मिलती है। और हमारा भारत का या फिर हमारे जो इतिहास का जो सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है वो है वेद। वेद का मतलब ज्ञान। 4 प्रकार के वेद हमें पता चलते हैं, जिससे कि अलग अलग प्रकार की जानकारियां साहित्य में लिखी हुई हमें प्राप्त होती हैं। जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है आपका सामवेद, तीसरा जो है यजुर्वेद, और चौथा जो है अथर्ववेद। सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में जो हमें जानकारी मिलती है उसमें बहुत सारे छंद और जो है आपका बहुत सारे चरणों से युक्त मंत्र का उसमें समावेश किया गया है। उसमें बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है बहुत प्राचीन समय में करीब माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ है। जो ये वेद है, ऋग्वेद जो है, जो ज्ञान का भंडार है, ये बहुत सारी रचनाओं से बद्ध है, जिसे ऋग एवं ऋग्वेद इसे कहा जाता है। आपको बताते हैं जो ऋग्वेद है इसमें कुल 10 मंडल हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जब वेद का निर्माण किया गया था तो उस समय इसमें 8 ही जो थे मंडल थे। इसमें क्या किया गया बाद में, पहला
और जो 10वां मंडल था बाद में इसमें जोड़ा गया था। पहला मंडल और 10वां मंडल जो था वो बाद में जोड़ा गया था। 1028 सूक्त हैं और 10,500 जो है 80 रचनाएं हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो भी धार्मिक कर्म कांड होते हैं, जैसे कि यज्ञ वगैरह होते हैं या फिर बहुत सारे अन्य पूजा पाठ कराए जाते हैं, तो जो धार्मिक प्रधान होते हैं जो पूजा पाठ कराने का काम करते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे मंत्रोच्चारण किया जाता है मंत्र का। तो उन्हीं मंत्रों को वो मंत्र क्यों हम लोग उच्चारण करते हैं, तो उसका देवताओं के लिए प्रसन्न करने के लिए, उनके लिए, तो उन्हीं मंत्रों का समावेश जो है ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में पहला 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, जैसा कि अभी हमने बताया। वेद में मंत्रों के समूह को सूक्त कहा गया है। सूक्त मतलब जो विभिन्न मंत्र हैं उनका एक समूह बनाया गया। जैसे कि एक किताब लेते हैं तो किताब देखिएगा, एक मेन टॉपिक होता है कि हाँ ये मान लीजिए भारतीय इतिहास का किताब है, उसमें अलग अलग पार्ट हैं। पार्ट 1 में प्राचीन है, पार्ट 2 में मध्यकालीन है, पार्ट 3 में आधुनिक है। फिर देखिएगा वही प्राचीन इतिहास 10 चैप्टर में बटा हुआ है। फिर वो एक चैप्टर जो है आपका अलग अलग पैराग्राफ में बटा हुआ है, और एक पैराग्राफ जो है अलग अलग पॉइंट में बटा हुआ है। तो ये सब किताब को लिखने को और उसको आसानी से समझने के लिए सब काम किया जाता है। वही चीज यहाँ पर ऋग्वेद में किया गया है, जिसमें एक दैत्व जो और एकार्थ का भी प्रतिपादन किया गया है। प्रथम और अंतिम मंडल जो है दोनों ही समान रूप से बड़े हैं, उनमें सूक्तों की संख्या 191 है। जो दूसरा से 8वां मंडल है ऋग्वेद में, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये जो 8 मंडल है इसको ऋग्वेद का हृदय कहा जाता है। जैसे एक मनुष्य का हृदय, क्योंकि हृदय अगर बंद हो गया तो मनुष्य की स्थिति खत्म, उसी तरह ऋग्वेद का हृदय यही है, ये 8 मंडल, दूसरा से 8वां। ऋग्वेद 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी बनाए गए हैं, जिसमें कि पहला है आपका इत्रय और दूसरा है कौशिकी, इसको संख्यायन भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा ऋग्वेद के बारे में। दूसरा है प्रमुख वेद, यह है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जब यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ के समय, यजुर का मतलब ही होता है यज्ञ, और यज्ञ के समय जैसे कि बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे जो भी पूजा पाठ होती है तो बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, किससे सफाई करनी है, कौन कौन चीजों का पूजा के लिए उपयोग करेंगे। तो जब भी पूजा होती है उसका अपना एक अलग महत्व होता है, और जो भी पूजा की जाती है उसमें उसी के अनुसार जो है जो देवता या भगवान होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए उसके अनुरूप ही जो है पूजा पाठ कराए जाते हैं। तो जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के लिए बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे जो है विधि विधान की आवश्यकता पड़ती है। तो उन सारे विधि विधान और नियमों के बारे में जो है यजुर्वेद में बताया गया है। क्लियर है? यजुर्वेद मतलब कि यज्ञ कराने का जो ज्ञान है, भंडार है, यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को वाला पुरोहित जो है अधर्व कहलाता है। पुरोहित जो होता है ये अधर्व। इसमें 2 भाग है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद को वाजसेहिनी संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड जो है वो प्रधान होता है। 5 शाखाओं में विभक्त किया गया इसको, काठक, कपिठल, मैत्रेयनी, तैत्रेयनी और वाजसेयनी। इसके अलावा यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद भी हैं, जिसमें कि कठ है, इस उपनिषद है, श्वेता उपनिषद है तथा मैत्रेयनी उपनिषद है। हर जो वेद हैं उनका अपना उपनिषद भी है जिसके नाम यहां पर दिए गए हैं। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों खंड में ये लिखा गया है। अगला जो प्रमुख वेद है वह है सामवेद। साम का मतलब होता है गान। जैसे कि हमारे भारतीय संगीत का जो सर्वप्रथम जो स्रोत है वह है सामवेद ही है। भारतीय संगीत जो विकसित हुआ ये सामवेद से ही विकसित हुआ है। जो सामवेद में यज्ञों के समय जो गाए जाने वाले मंत्र का संग्रह किया गया है, भारतीय संगीत का ये मूल ओरिजिन जो है वो है सामवेद। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला को उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता। सामवेद के प्रमुख जो उपनिषद हैं, छंदोग्य है, जैमिनीय है उपनिषद, तथा मुख्य जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचवीस है। अगला जो प्रमुख और चौथा जो वेद है वह है अथर्ववेद।
अथर्ववेद बाकी के 3 वेदों से थोड़ा अलग है। इसमें जो जानकारी दी गई है, इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, जैसे कि ये सब तो हो गया कि हमारा समाज जो किस तरह से देवताओं की स्तुति करेगा, मंत्रोच्चारण करेगा, यज्ञ करेगा। समाज में और भी बहुत सारी चीजें हैं। धर्म का ज्ञान हो गया। धर्म का मतलब सीधा सा ये नहीं है कि आप किसी जाति और संप्रदाय को संबोधित कर रहे हैं। धर्म का मतलब कि हर चीज का समाज में कैसे रहना है, कैसे निष्ठावान बनना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, कर्म योगी बनना है, दूसरे को तकलीफ नहीं देना है, चोरी वगैरह नहीं करनी है। सब धर्म को उसी से संबोधित किया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है जो मनुष्य के लिए जरूरी है उन चीजों के बारे में। इसके अलावा जैसे कोई बीमार पड़ गया या फिर कोई तकलीफ में है तो उसके लिए औषधीय गुणों के प्रयोग के बारे में भी जो है अथर्ववेद में बताया गया है। रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना सबसे अंतिम हुई थी। 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र इसमें है। आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का भी समन्वय अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। मतलब ऋग वैदिक काल खत्म होने के बाद उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे उनमें इसका बहुत ही विशेष महत्व है। इसके अलावा अथर्ववेद एक मात्र ब्राह्मण और ग्रंथ गोपथ है। इसके उपनिषद में मुख्य रूप से मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद जो है शामिल हैं। तो ये अथर्ववेद के बारे में संपूर्ण था, जिसको आपको ध्यान में रखना है। हर एक पॉइंट एग्जाम में यहां से सीधे प्रश्न आएंगे तो इसको हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जो चारों वेद हम लोग यहां पर डिस्कस कर लिए। पहला जो था आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद। इसमें पॉइंट में अगर कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तीसरा है यजुर्वेद और चौथा जो है आपका अथर्ववेद। अब आगे हम लोग चलते हैं। अन्य जो जो साहित्यिक ग्रंथ है धार्मिक संबंधित, उसमें है वेदांग। जैसे जो भी वेदों की रचना की गई तो वो संस्कृत में किया गया और उसमें बड़े बड़े शब्द होते हैं। तो अब हर व्यक्ति को समझने के लिए उसके लिए कुछ सरल ऐसी चीजें बनाई जाए ताकि वो आसानी से हर व्यक्ति समझ सके। जो उसका जानकार है, जो ज्ञानवान है, वो तो समझिएगा ही, लेकिन हर व्यक्ति इसको समझ सके इसके लिए कुछ ऐसी सरल रचनाएं, व्याकरण बोल सकते हैं, और बहुत सारे अन्य चीजों का रचना किया गया जिसको वेदांग कहा गया। 6 वेदांग का वर्णन मिलता है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की गद्य रूप में भी रचना की गई, सरल व्याख्या की गई ताकि हर कोई इसको आसानी से समझ सके। इसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। आरण्यक, आरण्यक मतलब होता है जंगल। कुछ ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना जंगल में की गई उनको आरण्यक कहा गया। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है जिसमें ज्ञान और चिंतन की प्रधानता है, उसको आरण्यक कहा जाता है। इसके बाद आरण्यक के बारे में कुछ है। आरण्यक जैसा कि हमने बताया ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। दार्शनिक, फिलोसॉफिकल और जो रहस्यात्मक चीजें के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें कोर जो होता है यज्ञवाद के स्थान पर जो है चिंतनशील ज्ञान के पक्ष में। जैसे कि वेदों में ज्ञान, यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया, वेद को, धार्मिक अनुष्ठान को, लेकिन आरण्यक में चिंतन चीजें, फिलोसफिकल चीजें, रहस्यमय चीजों के बारे में ज्यादा जोर दिया गया। जंगल में पड़े जाने के कारण इसको आरण्यक कहा गया। आरण्यक के टूल 7 बताए गए, जिसमें पहला है ऐत्रेय, दूसरा है संख्यान, तीसरा है तैत्तिरीय, चौथा है मैत्रेयनीय, पांचवा जो है मध्यन्दन, मध्यन्दन बृहदारण्यक, छठा जो है तल्वकार और 7वां जो है छंदोग्य। क्लियर है सभी को यहां तक? अब इसमें जो अगला है जो है उपनिषद।
जैसे कि हमारे प्राचीन सभ्यता में अगर जाइएगा तो भारत में गुरुकुल परंपरा होती है। शिक्षा जो ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी जो गुरु के आश्रम में जाता है और वहीं पर बैठकर जो है ज्ञान अर्जित करता है। गुरुकुल परंपरा उसको कहते हैं, गुरुकुल सिस्टम। उपनिषद जब गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसी ज्ञान को कहा गया है उपनिषद। क्लियर है? उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या को, ज्ञान को गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए उसे उपनिषद कहा गया है। और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना इसे वेदांत भी कहा जाता है। कुल उपनिषद जो भारत में कुल उपनिषद है 108 है। 108 का तो अपना ही महत्व है। पूजा पाठ में भी 108 का एक विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म, सनातनी धर्म में भी 108 का एक विशेष महत्व होता है। तो कुल उपनिषद जो है 108 है। भारत का राष्ट्रीय वाक्यांश जो आप पढ़े होंगे सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते जो एक उपनिषद से लिया गया जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाव से की गई है। मतलब कि बाद में कुछ ऐसे भी मतलब कि रचनाएं हुए जो पहले की रचनाओं को गलत धारणाएं साबित करने में लगे हुए। जैसे कि आज भी देखिएगा तो आप सोशल मीडिया पर देखिएगा या बहुत जगह पर कोई अपने जात मतलब अपने धर्म के, अपने जात के बारे में कुछ बता रहा है कि ये गलत है, कुछ को लोग ये बता रहे हैं, कुछ तर्क देकर अलग अलग तरह से उसकी आलोचना करते हैं। ये आलोचना वर्तमान में ही नहीं, आज से हजारों साल पहले से ही होती आ रही है। क्लियर है? एक्चुअली हिंदू धर्म में या सनातनी धर्म में एक चीज हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर कुछ चीजें वहां पर गलत हैं तो उसी धर्म या फिर उसी वर्ग के लोग जो हैं उसकी आलोचना या फिर उसका विरोध करते हैं, जो कि सही भी है। अगर जो चीजें गलत है या फिर जो गलत मान्यताओं परंपराओं के अनुसार चलती आ रही है उस चीज को सुधार करना भी जरूरी है। और ये चीजें हिंदू धर्म या सनातनी धर्म में देखने को मिलता ही है। क्लियर है? तो उपनिषद में टूटी नाव से इसकी तुलना की गई क्योंकि उस समय जो है यज्ञ को सबसे अधिक प्रधानता बनाई गई थी। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख है एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें किया गया है। इसके अलावा उपनिषद में तत्कालीन भारत की राजनीति जितनी भी है, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये उपनिषद से हमें जानकारी मिलती है। अब कुछ महाकाव्य हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा रामायण, महाभारत, गीता, तो इन्हें महाकाव्य कहा गया है। तो इनसे भी हमारे प्राचीन भारत इतिहास के कुछ स्रोत मिलते हैं, मतलब उनकी जानकारी मिलती है कि हमारे यहाँ शासक जो हुए किस तरह से हुए। सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो महाकाव्य है पहला वो है रामायण। इनकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी संस्कृत भाषा में। इस महाकाव्य में करीब 24,000 श्लोक हैं और इस महाकाव्य रामायण के माध्यम से उस समय की तत्कालीन जो भारत है उनकी राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें मुख्य भूमिका में जो रामायण लिखा गया है भगवान श्री राम के जो उनके जीवन को चितार्थ किया गया है, जीवन के बारे में, उनके द्वारा जो कर्म किए गए उनके बारे में बताया गया है। और उस समय की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां थी उन सबको भारतवर्ष के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। अगला जो प्रमुख महाकाव्य है वो महाभारत। महाभारत को प्रारंभ में जय संहिता कहा जाता था, बाद में इसको महाभारत नाम दिया गया, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई है। इसमें मूल रूप से जब महाभारत लिखी गई थी जन संहिता, तो इसमें मुख्य रूप से जो है आपका 8,800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में तो इसमें 1 लाख तक श्लोक हो चुके हैं और 18 पर्व में ये विभक्त है। महाभारत में ही जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो उसी युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे और उन्हीं उपदेश के संग्रह को ही गीता कहा गया है, गीता। और वो भी एक बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, श्रीमद् भागवत गीता। भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत का युद्ध जो है करीब माना जाता है, जो इतिहासकार आंकड़े जो चाहते हैं उसके अनुसार 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 18 दिनों तक ये चला था। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसे 5वें वेद के रूप में मान्यता भी मिली है, श्रीमद् भागवत गीता को।
क्लियर है यहां तक सभी को? तो एक बार इसको और अच्छे से देखिएगा, अगर किसी में पॉइंट में अगर डाउट होगा तो पूछिएगा एग्जाम में। यहां से प्रश्न मतलब कि जो साहित्यिक स्रोत है वहां से एक दो प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में आते हैं, और अगर इतने कम पढ़ के अगर एक दो प्रश्न आ जाते हैं तो बिल्कुल मेरे लिए सही है और आसानी से उत्तर भी दे सकते हैं। ओके, चलिए क्लियर हो गया। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है पुराण। टोटल 18 पुराणों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। पुराण के माध्यम से भी बहुत सारे जो प्राचीन शासक हुए उनके बारे में वर्णन मिलता है। सातवाहनों के बारे में, मौर्य काल के बारे में, बहुत सारे शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। पुराण को पांचवा वेद के रूप में भी मान्यता दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वेद प्रमुख 4 हैं। पांचवा वेद जो है श्रीमद् भागवत गीता भी कहा गया है, और जो है पुराण को भी पांचवा वेद के रूप में मान्यता मिली है। जो भी प्राचीन शासक हुए उनके बारे में विशेष रूप से ये पुराणों से वर्णन मिलता है। उनके वंशावली, प्राचीन शासकों की वंशावली, वंशावली क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासक हुए उनके बारे में वर्णन, पिता से पुत्र से, पिता से पुत्र से जो वर्णन मिलता है। पुराने में सर्वाधिक जो प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है वो मत्स्य पुराण है। सातवाहन शासकों के बारे में जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, सातवाहन शासकों के बारे में इसका वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश की भी जानकारी हमें मिलती है। एग्जाम में सीधे प्रश्न आ सकता है कि किस पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश के बारे में, सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए। ये तो हो गया आपका जो भी ब्राह्मण साहित्य या फिर हिंदू धर्म या सनातनी धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य थे, संस्कृत साहित्य, उनके बारे में हमने देखा। अब प्राचीन भारत में ही 2 और धर्म आ चुका था, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे ऐसे रचनाएं हुई जिससे कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कि सबसे पहला है जातक कथाएं। आपने जातक कथाएं सुनी होंगी। इससे भी प्राचीन भारत के जो विभिन्न शासक हुए उनके बारे में, इसके बारे में वर्णन मिलता है बौद्ध साहित्य में। 550 कथाओं का संग्रह है जातक कथाएं। ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णन है। महात्मा बुद्ध के जो जन्म थे उनके पूर्व की घटनाएं को वर्णन है। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियां भी दर्शाती है। एक दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध साहित्य में वो त्रिपिटक। इसकी भाषा जो प्राकृत भाषा है, इसमें 3 का वर्णन मिलता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। पाली ग्रंथ, प्राचीन जो है बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई थी। अगला है मिलिंदोपन्ह। इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी रले जो मिनांडर थे, जिसको मिलिंद भी कहा गया है, तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। सिंहन द्वीप, जिसे श्रीलंका के नाम से आज जानते हैं, दीपवंश और सिंहन द्वीप श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने का भी ये पहला बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा महावंश, इसमें मगध के राजाओं का वर्णन क्रमबद्ध वर्ष से किया गया है। चूल वंश, इससे जो है कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है, जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख शासक थे। क्लियर है? तो ये सारे बौद्ध ग्रंथ है जिससे कि जानकारी मिलती है। अगला है कुछ संस्कृत ग्रंथ। संस्कृत जैसे ललित विस्तार और विद्यावदान। जो ललित विस्तार है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। बौद्ध धर्म का ये पहला ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत भाषा में बौद्धों के लिए लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है। दूसरा है दिव्यदान। इसमें सुंग वंश और मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। जब मौर्य वंश की स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो उनके बाद जो है सुंग वंश का शासन हुआ। उनके बारे में वर्णन भी दिव्यवदान से मिलता है। कुछ जैन साहित्य भी हैं। जो जैन साहित्य लिखा गया ये प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा गया, इन्हें आगम भी कहा जाता है। इसमें 2 प्रमुख साहित्य, आचरण सूत्र और भगवती सूत्र। आचरण सूत्र में जैन भिक्षुओं की विधि, निषेध और आचार विचारों का वर्णन मिलता है।
जो उनके लिए क्या सही है, क्या आपने किस तरह से अपने धर्म का पालन करें, क्या क्या चीजों का खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर भगवान की स्तुति से लेकर हर चीज का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अलावा जो है भगवती सूत्र, इसमें स्वामी महावीर के जीवन एवं अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन भी जो है भगवती सूत्र से ही मिलता है। तो इसको एक बार देखिएगा, कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है सभी को यहां तक? और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी कुछ यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में जो प्रमुख रचनाएं हुई और उसके जो प्रवर्तक हुए हैं कौन कौन थे। जैसे कि चाणक्य जो भौतिकवादी का प्रमुख दर्शन फिलोसफी था, ये चाणक्य इसके प्रवर्तक थे। सांख्य कपिल, योग जो है पतंजलि योग सूत्र, न्याय जो था गौतम या न्याय सूत्र के, वैशेषिक जो कनाद या उल्लुक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदनारायण ब्रह्मसूत्र। ये प्रमुख लिस्ट जिसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे जितने भी धार्मिक साहित्य जिससे कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का हमें एक प्रमुख स्रोत है उसको हमने देखा। अब धर्मेतर साहित्य, नॉन रिलीजियस बुक, जिससे भी प्राचीन भारत के इतिहास में वर्णन मिलता है, जैसे कि राजतरंगिणी। सबसे पहले आपका संगम साहित्य। प्राचीन भारत में जो प्रमुख 3 शासक हुए प्राचीन दक्षिण भारत में, चोल, चेर और पांडे, उन राज्यों का संपूर्ण वर्णन जो है संगम साहित्य में हमें मिलता है। संगम का मतलब होता है एक गोष्ठी, एक सम्मेलन। तो दक्षिण भारत में जो भी प्रमुख कवि होते थे उनका एक सम्मेलन होता था और वहीं पर वो बैठकर जो अपने शासक, वहां की स्थिति, उन सब का वर्णन करते थे और उन्हीं चीज को वर्णन करके एक साहित्य रचना की गई, उसी को कहा गया संगम साहित्य। संगम मतलब होता है एक मिलन, एक जगह जहां पर सभी सम्मेलन कर रहे हैं। क्लियर है? चोल, चेर और पांडे राजाओं का वर्णन मिलता है। आपको बताते हैं इसमें कविताओं का कुल, इन्हीं कवियों के द्वारा कुल कविताएं 33,000 पंक्तियां हैं। ये कविताएं 2 मुख्य समूह में हैं, पटेंडिकल कण्वकु तथा पतुपातु में विभाजित है। पहला समूह बाद, दूसरा समूह जो है सबसे पुराना है। दूसरा प्रमुख जो है धर्मेतर साहित्य वो है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक साहित्यिक ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति को जाना जाता है। इसमें तत्कालीन जो भारतीय राजनीति है और अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, उन सब के बारे में वर्णन मिलता है। साथ ही मनुस्मृति में जो विवाह, भारतीय समाज में जो विवाह की परंपराएं हैं उसके 8 विवाहों के परंपरा के बारे में मिलता है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर, राक्षस, पैशाच विवाह, इन 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा 2 विवाह प्रचलित था। जैसे कि क्या होता था ना कि आपको पता है कि प्राचीन भारत में जो है जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें कि कुछ उच्च कुल के थे और कुछ नीच कुल के, मतलब कि निम्न कुल के बोल सकते हैं, उच्च कुल के और कुछ निम्न कुल के। ऐसे तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जो थे आपका कर्म आधारित था।
जो अगर ब्राह्मण का काम कर रहा है, मतलब पठन पाठी का काम कर रहा है, वो ब्राह्मण कहलाता था। जो राजशाही काम कर रहा है, शासन का काम कर रहा है, वो क्षत्रिय कहलाता था। जो जो व्यापार वगैरह का करने का काम कर रहा है, वैश्य। और जो जैसे कि कृषक या कलाकार या कला से संबंधित कार्य कर रहा है, वो शूद्र कहलाता था, सर्विसेज जो देता था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जन्मधारित होने लगा कि अगर ब्राह्मण उसका पिता था तो अब वो ब्राह्मण ही रहेगा, वो दूसरा कोई काम नहीं। तो ये जन्मधारित हो गया। शूद्र जो है शूद्र ही रह जाएगा, बढ़ई का काम कर रहा है तो बढ़ई ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये जन्मधारित हो गया। इसीलिए वहां पर उच्च और नीच या फिर जो निम्न वर्ग बंट गया। इसी में विवाह भी प्रचलन हुआ कि अनुलोम विवाह और एक आपका हुआ प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ग का पुरुष अगर निम्न वर्ग की स्त्री के साथ विवाह करता है तो इसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। और प्रतिलोम विवाह, अगर उच्च वर्ग की कन्या स्त्री जो है निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है तो इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? सारा पॉइंट यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला है आपका नारद स्मृति। गुप्त वंश के जो भी शासक हुए उनकी जानकारी मिलती है नारद स्मृति से। अर्थशास्त्र चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। मगध साम्राज्य के जो अंतिम शासक हुए, वो अंतिम वंश नंद वंश, उनके बोल सकते हैं संहारक नंद वंश या मगध साम्राज्य को समाप्त कर एक नया भारत में शासक का स्थापना करना मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, ये चाणक्य ही थे। और एक भारतवर्ष का निर्माण करने का श्रेय भी जाता है चाणक्य विष्णुगुप्त को। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र संबंधित ये भारत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कि तत्कालीन भारत के जो भी शासकीय स्थिति, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर चीजों का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। खासकर मौर्यकालीन 6000 श्लोक है इसमें। अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये विशाखा दत्त द्वारा रचित की गई थे। ये एक तरह से नाटक बुक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन किया गया। किस तरह से नंद वंश का पतन होता है। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, और घनानंद की हत्या करके ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे भी। अगला है मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, उसमें मालविका अग्निमित्रम सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है। कालिदास द्वारा रचित इसमें पुष्यमित्र शुंग, मौर्य वंश के बाद जो पुष्यमित्र के द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना की गई। पुष्यमित्र और कोई नहीं, मौर्य शासक थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त मौर्य। बहुत ही विलासी व्यक्ति था, अपने साम्राज्य को भी अच्छे से संभाल नहीं पाया। पुष्यमित्र जो शुंग था एक सैनिक था, मतलब एक सेनापति था। जब बृहदत्त मौर्य सेना का भ्रमण करने आए थे तो उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना होती है वहीं पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ये कालिदास द्वारा रचित जो इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और उनके जो पुत्र हुए अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति तथा शुंग एवं यवन जो संघर्ष था उनका वर्णन इस मालविका अग्निमित्रम से हमें मिलता है। अगला है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट एक राजकवि थे, सम्राट हर्षवर्धन के समय के काल के, पुष्यभूति वंश के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इसको, उनके बारे में पूरा वर्णन मिलता है। और भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है हर्षचरित्र। हर्ष के जीवन, हर्षवर्धन के काल के जीवन के बारे में हर चीजों का वर्णन उसमें किया गया है, भारतीय इतिहास को भी दर्शाया गया है। अगला जो है स्वप्न वास्तवदंतम, महाकवि भास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इस ग्रंथ में वत्सराज जो थे उदयन और चंड प्रघोत के संबंध में उल्लेख मिलता है। अगले जो शासक हुए वो थे, अगले जो प्रमुख साहित्य वो है आपका राजतरंगिणी। कलहन द्वारा ये लिखा गया था।
इस पुस्तक का जो संबंध है, राजतरंगिणी जो है कश्मीर, अभी वर्तमान में जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहां के जो शासक थे उनके बारे में वर्णन मिलता है। भारतीय इतिहास का परमत, ये प्रथम जो है प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अगला है जो मृच्छकटिकम, ये शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से जो है गुप्तकालीन इतिहास जो है उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद जो अगला जो प्रमुख ग्रंथ और साहित्य है वो है विक्रमा कथेवच्चरित्र। इसमें कश्मीरी जो एक कवि थे विल्हन द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई, और इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश, खासकर जो है विक्रमादित्य, चालुक्य वंश के जो विक्रमादित्य पंचम हुए उनके बारे में जानकारी। आगे जब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें चालुक्य वंश के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला जो है कीर्ति कौमुदी, ये सोमेश्वर द्वारा इसकी रचना की गई थी, और इसमें चालुक्य वंशीय इतिहास के बारे में हमें वर्णन मिलता है। अगला जो है अवंती सुंदरी, इसमें महाकवि जो दंडी के द्वारा इसकी रचना की गई थी, और इस ग्रंथ में दक्षिण भारत के जो पल्लव शासक थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और अगला जो है अष्टाध्यायी, जो कि पन्नी के द्वारा रचना की गई थी, इसमें संस्कृत व्याकरण का ये प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो ये जितने भी आपका धर्मेतर साहित्य थे, प्रमुख जो रचनाएं थे, और उससे क्या जानकारी हमें मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में, उन सबका हमने वर्णन किया। आगे भी जब जो प्रमुख शासक के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी इन किताबों का, पुस्तकों का वर्णन मिलेगा, लेकिन आपको इस सब ध्यान रखना एग्जाम के लिए, जो कि जरूरी है। एक लिस्ट भी यहां पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सभी को तो ये सारे पुस्तक जो ग्रंथ हमने बताया है सभी को ध्यान में रखिए। एग्जाम में सीधे प्रश्न आता है, यहां से ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ देगा, मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है, या फिर मालविका अग्निमित्रम में किस शासक के बारे में वर्णन मिलता है। एग्जाम में कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ लिस्ट एक बना दी है हमने, जो एक तरह से आपका कीवर्ड है। एक तरफ ग्रंथ का नाम है, एक रचनाकार का नाम बताया गया, और किससे संबंधित है उससे बताया गया है, किस काल से संबंधित। जैसे कि अष्टाध्यायी पन्नी ने रचना की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। उसी तरह आपका महाभाष्य पतंजलि ने रचना की 2री शताब्दी ईसा पूर्व के है। बुद्ध चरित्र जो कि अश्व घोष के द्वारा रचना की गई, कनिष्क काल की बताई गई है। उसी तरह और भी बहुत सारे ग्रंथ रचनाकार और काल से संबंधित है। कुमार संभव, कालिदास, कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं गुप्त काल के समय की। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्षयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, सब कालिदास की रचना और गुप्त काल की मानी गई है। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए। एग्जाम में सीधे प्रश्न जो है यहां से पूछा जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग आते हैं। और भी कुछ ग्रंथ के नाम हैं, रचनाकार और काल, किस काल से संबंधित है। इसमें बहुत सारे प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया था कि किस काल से संबंधित है। मृच्छकटिकम गुप्त वंश, गुप्त काल से संबंधित है, शूद्रक के द्वारा। अब ऐसा नहीं कि जो पहले एग्जाम में आ गया वही पूछा जाए फिर से, तो बाकी इसलिए लिस्ट है, सब भी आपको ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ नोट्स भी हम आपको दे देंगे, आप उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा और उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला आपका हमने जो साहित्यिक स्रोत था सारा हमने सब डिस्कस कर लिया है, जिसमें कि धार्मिक साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य, नॉन रिलीजियस बुक्स और नॉन रिलीजियस बुक्स, सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है पुरातात्विक स्रोत पर हम लोग चर्चा करेंगे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। अगर भारतीय प्राचीन इतिहास को सबसे प्रामाणिक रूप में, बहुत लोग बोलते हैं पुस्तकें लिखी गई उसमें सही लिखा गया या गलत लिखा गया, आज से हजारों साल पहले लिखी गई बहुत सारी चीजों का वर्णन मिलता है, तो वो तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी आलोचना होती है बहुत जगह। तो उसी का सबसे प्रामाणिक रूप है कि जहां से साक्ष्य मिलते हैं। अब कोई मंदिर बना है, कोई शासक का साम्राज्य ही था, किला ही था,
जैसे पहले हजारों साल पहले जो मंदिर वगैरह बनते थे, या फिर जो भी गर्भगृह का निर्माण किया जाता था, या फिर कोई प्रागैतिहासिक काल के कोई गुफा वगैरह मिला है तो वहां पर चित्रकारी की गई होगी, कुछ लिखावट किया गया होगा, औजार वगैरह, यंत्र वगैरह, बहुत सारी चीजें हमें मिलती है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि वो उस समय की क्या स्थिति थी, उस समय वहां की इतिहास की सबसे प्रमाणिक। इसीलिए भारत में जो है पुरातात्विक जो सोर्सेस का काम करता है, उसको जुटाने का काम करता है भारतीय जो भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन काम करता है पुरातात्विक विभाग, वही जुटाने का काम करता है। इसमें पुरातात्विक स्रोत में खुदाई की जाती है, या फिर उन स्थलों की पहचान की जाती है, या फिर उन औजारों की, उन वस्तुओं की, तो कैसे कहीं से अभिलेख मिल गया, कोई मुद्रा मिल गया, स्मारक मिल गया, कोई किला मिल गया, उन सभी वस्तुओं की पहचान की जाती है। और उनका कार्बन डेटिंग के आधार पर, आपने सुना हुआ कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग करने से क्या होता है, कोई वस्तु मिला वो कितना साल पुराना है, कितना हजार वर्ष, करोड़ों वर्ष पुराना है। जैसे कि आज बोला जाता है डायनासोर के जमाने के बारे में पता चल जाता है, उनके कंकाल मिलते हैं तो पता चल जाता है कितना साल पुराना है। तो ये सब जो है कार्बन डेटिंग, कोई भी वस्तु होती है उसमें कार्बन के कण मौजूद होते हैं, और उन कार्बन की मौजूदगी के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि वो कितना साल पुराना है, कितना करोड़ वर्ष, कितना हजार वर्ष, कितना लाख वर्ष। तो उस आधार पर जो है बहुत सारे कार्य जो है ये पुरातत्व विभाग भारत में करती है। इसकी शुरुआत जो है ब्रिटिश काल में ही हो गई थी, जिसका माना जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता है, फादर जो है जॉन कनिंघम को कहा जाता है। इसी के द्वारा जो है इन प्रमुख जो स्थल थे उनकी पहचान की जानी प्रारंभ की गई थी। और इतिहास को, अगर संस्कृति को, सभ्यता को बचा कर रखना है तो उन सारे स्थलों का संरक्षण भी जरूरी है, उनकी पहचान और उनका ज्ञान भी होना जरूरी है। आज भी देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग भले ही बहुत चीज जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो लिपि का आविष्कार किया गया, उस लिपि को जो उसमें जानकारी है बहुत सारी, आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है, जिस आधुनिकता में हम लोग जी रहे हैं। चित्रात्मक उनकी लिपि है लेकिन उसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। क्लियर है? अभी कुछ दिन पहले देखिएगा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा भी की है कि करीब 10 लाख या बहुत सारे अमाउंट उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लेगा तो उनको इतना इनाम दिया जाएगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय पुरातात्विक स्रोत में मुद्राएं और जो सिक्के मिलती हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा कहा गया है तो मुद्रा क्या होता है? मुद्रा एक माध्यम है लेन देन करने का। जैसे कि आज से हजारों साल पहले मुद्रा विकसित नहीं हुई थी। जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी तो धीरे धीरे उन्होंने आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ किया। मान लीजिए जो फसल का उत्पादन होता था तो बेचते थे वो, तो क्या करते थे कि पहले तो मुद्रा नहीं थी, तो मुद्रा नहीं होने की वजह से क्या होता था कि अगर मुझे गेहूं की जरूरत है और मेरे पास चावल है, हम ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जिसके पास गेहूं हो और जो मेरा चावल खरीद सके, जो बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको आप कल्पना कीजिए, अगर आपको अभी किताब लेना था और किताब के बदले आप कुछ देते तब जाकर आपको कुछ मिलता, तो आप समझ सकते थे कितना बड़ा समस्या है। मुद्रा इस समस्या को दूर करता है, जिसको बाटा सिस्टम हम लोग पहले कहते थे, अभी भी कहते हैं, बाटा सिस्टम था पहले। तो मुद्रा इस चीज को खत्म किया। मुद्रा का आविष्कार विभिन्न शासकों ने प्राचीन काल से ही कर दिया था। नाप तौल की विधि वगैरह सब पहले से ही विकसित हो गया था। जो भी मुद्राएं मिलती हैं प्राचीन काल की, तो उस मुद्रा को किसने जारी किया? जैसे कि हर एक मुद्रा जो जारी होती थी ना, शासक अपना नाम वगैरह, ईस्वी वगैरह जो है उसमें लिखवाते थे, और अपना कुछ पहचान वगैरह, कोई राज चिन्ह वगैरह उसमें दर्शाते थे। अगर कोई राजा वगैरह है प्रमुख तो उसके बारे में उसको भी उसमें दर्शाया जाता था।
तो उन सिक्कों से इस सब के बारे में पता चलेगा कि वो किससे संबंधित है, कब का है, तो बहुत सारी चीजें चलती है हमें पता। तो यही है हम लोग का मुद्राएं और सिक्के। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से प्रमाणित होता है। उनके द्वारा अंकित तिथियों से कालक्रम का निर्धारण करने में सहायता होता है। आज भी देखिएगा जो सिक्का आता है उसमें तिथि लिखा रहता है, कब का है, कब का बना, कहां से बना है, सब पता चल जाता है। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है सिक्के के अध्ययन को। इसके अलावा भारत में प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। मतलब सबसे प्राचीन सिक्का मिला है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, बहुत पुराना मिला है, जिसे आहत सिक्का या पंचमार्क कहा जाता है। और ये चांदी धातु से निर्मित है। मतलब कि आज समझ सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले चांदी वगैरह का लोग भी उपयोग करने लगे थे। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का यंदवन जो शासक थे उनके द्वारा चलाया गया था। और सबसे शुद्ध जो सोने सिक्का और सबसे ज्यादा जो सोने का सिक्का चलाया गया था वो गुप्त शासकों के द्वारा चलाया गया था। सॉरी, सबसे जो सर्वाधिक सिक्का जो था वो गुप्त शासकों ने, और सबसे शुद्धतम सोना, जैसे कि आपको पता होगा कुछ जो सोना होता है 18 कैरेट का, आपने सुना होगा 22 कैरेट, 24 कैरेट, और इसमें अगर पूछा जाए सबसे शुद्ध कौन है तो 24 कैरेट होता है। कुछ में कुछ मिलावट नहीं होता है। बाकी जो 18 कैरेट 22 कैरेट होता है उसमें थोड़ा बहुत कुछ मिलावट होता है। आभूषण वगैरह पहनने के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है वो 22 कैरेट होता है, क्योंकि उसको तोड़ना मोड़ना इधर उधर बनावट वगैरह करना पड़ता है, तो कुछ उसको मिलाकर जो है वो 22 कैरेट का बनाया जाता है। क्लियर है। और 24 कैरेट का सबसे शुद्ध सोना होता है। तो सबसे शुद्ध सोना जो है कुषाण शासकों ने जारी किया था। इसके अलावा जो है सातवाहन शासकों ने सीसा और प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे। इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको इन सब भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक सिक्के जो है मौर्यतर काल के और सबसे कम सिक्के गुप्तकार काल के मिले हैं। अगला है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? तो किसी चीज पर उत्कीर्ण करवाना, लिखवाना। जैसे कोई पत्थर वगैरह है या फिर कोई वस्तु है, शिलालेख है, स्तंभ है, उस पर हमने लिखवा दिया ये शासक ने ये निर्माण किया है, कि मंदिर का निर्माण सन इतना, इसके द्वारा इतना दान दिया गया, इतना पैसा दिया गया, इस मंदिर का इस स्थिति में पश्चिम दक्षिण या पूर्व में ये सब स्थिति था, उसके आधार पर इसका निर्माण हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब अशोक के शासनकाल में पढ़ेंगे तो उसके द्वारा बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण कराया गया था। और उन अभिलेखों में बहुत सारे आदेश, जो व्यवस्थाएं थी और जनता के लिए किस तरह से काम किए जाने चाहिए, हर चीज का वर्णन उन अभिलेखों से मिलता है। क्लियर है। तो अभिलेख प्रायः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्र हो गया, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों पर खुदे मिलते हैं, उन पर लिखवाया जाता है, गुदवाया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन जो है पूरा लेखाशास्त्र इपिग्राफी कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिलेख का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, तो इपिग्राफी। भारत का सबसे पुराना अभिलेख जो है हड़प्पा काल का माना जाता है। आज तक इसे पढ़ा ही नहीं किया है। प्राचीनतम जो पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक का है, जिसे पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप 1837 में सफलता हासिल किए थे। सर्वाधिक अभिलेख जो सबसे ज्यादा मिले वो मैसूर के अभिलेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। जो प्रमुख कुछ अभिलेख है, जैसे कि जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख, शासक रुद्र दमन प्रथम का अभिलेख है, संस्कृत भाषा में सबसे लंबा और प्रथम अभिलेख इसको माना जाता है। दूसरा अभिलेख प्रमुख जो है वो है एन अभिलेख, इसे गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा रचना किया गया था। और इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का चर्चा मिलता है। दूसरा प्रमुख अभिलेख है एलोह अभिलेख। यह बादामी के चालुक्य जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं, प्रतापी शासक, उनके द्वारा मतलब कि उनके बारे में वर्णन मिलता है। इनके मंत्री जो थे रवि कीर्ति द्वारा ये तैयार किया गया था एहोल अभिलेख। आगे हम लोग जब जो चालुक्य के शासक के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसके बारे में भी वर्णन मिलेगा। उसके बाद है हाथी गुफा लेख। इसमें कलिंग जो शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया था। इस अभिलेख में सर्वप्रथम 20वीं बार घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसके अलावा कुछ और अन्य अभिलेख है, जैसे इलाहाबाद अभिलेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसमें सम्राट अशोक का है। बाद में इसमें हरिसेन ने भी कुछ लिखवाया था। हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का खुदवाया गया था। आगे चलकर इसमें जो मुगल शासक हुए, मतलब छेड़छाड़ बहुत किया गया है। मुगल शासक जहांगीर ने भी इस पर अपना संदेश जो है लिखवाया था। उसके बाद जो प्रमुख दूसरा अगला अभिलेख है वो है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख।
ये दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जिसमें क्रमशः अशोक प्रियदर्शी और अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। परदेशी अशोक को ही कहा जाता था। भाभु एवं रुद्रमयी देवी अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख जो है अशोक के हैं, जिनमें अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आस्था, क्योंकि बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो मनोस्थिति चेंज हो गई थी और हिंसा छोड़कर उसने, सम्राट अशोक ने जो है अहिंसा को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाकर जो है धर्म की स्थापना की और जो है अहिंसा पर चलने का प्रण लिया, लोक कल्याण की काम करने के लिए प्रण लिया। अगला जो प्रमुख अभिलेख है वह है रूपनाथ अभिलेख, जिसमें कि अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था के पता चलता है। पसिपिलिस एवं नक्शा ए रुस्तम, इस अभिलेख में भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन भी है। बोग जकोई एशिया माइनर, जो 14 ईसा पूर्व के, इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य नामक 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। क्लियर है? तो यह अभिलेख मतलब कि पुरातात्विक स्रोत में पहला हमने सिक्के और मुद्राओं के बारे में चर्चा किया हमने, दूसरा हमने अभिलेखों के बारे में बता दिया। अब स्मारक जैसे कि जो भी भवन निर्माण, जैसे कि आज से बहुत सारे ऐसे स्मारक बहुत सारे हजारों साल पहले उनका निर्माण किया गया था, जैसे कि आपने तक्षशिला नाम सुना होगा। ज्ञान विज्ञान का सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो ख्याति थी भारत की, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उस समय की बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी, बोल सकते हैं ज्ञान विज्ञान का केंद्र। आज भले ही विश्व में भारत जो है शिक्षा के मामले में दुनिया भर के विश्व के संस्थानों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन प्राचीन अगर देखिएगा तो सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में तक्षशिला, नालंदा जैसी चीजों को, मतलब इनको जाना जाता है। यहां से प्राप्त अवशेष जो तक्षशिला है, कुषाण वंश के इतिहास का सबसे जानकारी मिलती है। अंकोर वाट जो कंबोडिया है, तथा बोरोबुदुर मंदिर जो जावा में स्थित है, यहां से अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों से भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध। वहां भी देखिएगा अंकुर वाट, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा जो हिंदू धर्म का संबंधी जो देश है वो भारत है, हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत, क्योंकि यहां पर जो है आपका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है बल्कि वो कंबोडिया में। अब यहां पर कुछ लिस्ट दिया हुआ है प्रमुख अभिलेख और उसके जो प्रमुख शासक से संबंधित, तो आप इसको याद कीजिएगा। बहुत सारे हमने तो बता दिया है। उदयगिरी का अभिलेख जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख जैसे खारवाल से संबंधित है। अब यहां पर विदेशी लेखक, उनके साहित्य, जैसे कि हमने तीसरा, ये तो हो गया आपका जो पुरातात्विक स्रोत था। आगे भी हम लोग डिस्कस, ध्यान रखिएगा ये एक स्रोत के बारे में बता रहे कैसे भारत का इतिहास हमको जानने में, समझने में हेल्प मिलती है। अब कुछ ऐसे भी विदेशी, मतलब कि कुछ ऐसे स्रोत हैं जिससे कि हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि जो विदेशी यात्री भारत आए तो उन्होंने यहाँ के बारे में वर्णन किया। उसमें जैसे कि पहला है आपका हेरोडोटस, इसे इतिहास का हिस्ट्री ऑफ फादर कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इसमें भारत तथा ईरान फारस के बीच में जो संबंध है उसके बारे में वर्णन किया। मेगानेस्टिस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा रचित इंडिका नामक जो पुस्तक थी उसमें मौर्यकालीन जो नगर प्रशासन था और कृषि था उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद जो अगला जो विदेशी यात्री था लेखक डायमेकस, ये सीरियन नरेश जो था अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। उसके बाद अगला जो विदेशी यात्री था वो था डायनोसियस, ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, ये बिंदुसार के ही दरबार में आया था। पिल्ली, इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा अगला जो प्रमुख यात्री था फाहियान, जो कि 399 से 415 ईस्वी में आया था। चीनी यात्री था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो विभिन्न शासक और शासकों के बारे में और भी विस्तृत मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है बस इन चीजों को जो हम लोग यहाँ पर स्रोत में डिस्कस कर रहे हैं।
अपनी पुस्तक में इसने तत्कालीन भारतीय राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और हर चीजों का वर्णन इसने किया था। हेनसांग जो कि 629 से 644 ईस्वी में भारत आया था, इसे यात्रियों के सम्राट और यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। हेनसांग जो भारत आया था यह हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्ष चरित्र में भी इसका वर्णन मिलता है। और हेनसांग जो आया था यहाँ पर येत्राव्यंद में, जो कि सी यू की तत्कालीन भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अध्यापन का काम भी इसने किया था। अगला जो प्रमुख यात्री था वो था इतिसिंह। ये भी एक चीनी यात्री था और इसने 670 ईस्वी के आसपास जो है भारत के बिहार का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया था। अब यहाँ पर कुछ विदेशी यात्री जो रचनाकार हुए हैं, जिन्होंने पुस्तक का रचना किया और किस देश से संबंधित हैं, उनका लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि हेनसांग चीन से संबंधित था। इसने जो पुस्तक की रचना की थी जिसमें भारत का वर्णन मिलता है वो एस्से ऑन बेस्ट इन वर्ल्ड। क्लियर है? तो ये सब लिस्ट दिया हुआ है जिसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यहां पर हमने भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत थे सब डिस्कस हमने कर लिया है। सबसे पहले हमने आपको बताया जो भारत इतिहास का मतलब, प्राचीन भारत में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उन सब पर हमने डिस्कस किया था, परिचय। उसके बाद हमने जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत जिसमें कि धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। उसके बाद हमने पुरातात्विक स्रोत जिसमें कि सिक्के वगैरह, मुद्राएं वगैरह, अभिलेख वगैरह, स्मारक वगैरह, उन सभी पर चर्चा किया। उसके बाद फिर हमने जो विदेशी यात्रियों का वर्णन के द्वारा जो वर्णन किया गया भारतीय इतिहास के विभिन्न शासकों के काल में जो आए थे उनके बारे में। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग विस्तार से इतिहास को कालक्रम के अनुसार जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इंडियन प्री हिस्टोरिक एज। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक काल। ये जो हम लोग आज पढ़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा ये सब फिर से रिपीट होगा विस्तार से जब शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये इतिहास को जानने के स्रोत थे, इसलिए हमने यहाँ पर सारा चीज डिस्कस किया। इन्हीं के माध्यम से भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने लिखा है। अब आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को?